हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतुराज भारद्वाज और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सफलता की कुंजी पर। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ सारे लोग अपने काम को निश्चय ही निभा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा क्लास 7th के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी में आज हमारा चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है वायु एयर। आज हम एयर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा लाइक कर दें वीडियो को, और लास्ट तक वीडियो को देखने का प्रयास करें, जिससे कि मैं जो आपको पूरी वीडियो जो मैं समझाना चाहता हूं वो मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो सबसे पहले हम वायु में आज शुरू करते हैं। वायु में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ये वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है दोस्तों, आज उसी को हम पहले जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल एक घनी चादर से घिरी हुई है। इसे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वायुमंडल लिखा गया, यहाँ होगा क्या सर? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु मंडल नहीं, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। ये वायुमंडल कैसी होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा ये पृथ्वी है इस प्रकार से, और ये वाइट कलर वाला ये जो ऊपर से है, ये चादर की तरह इस प्रकार से यह क्या करता है? पृथ्वी को ढके हुए है। इसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यह हमें क्या करते हैं? जीवित रहने के लिए, हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं, एवं क्या करते हैं? सूर्य के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करते हैं। यदि सुरक्षा की यह चादर नहीं हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी में तप्त होकर जल सकते हैं, एवं रात के समय क्या हो सकता है? ठंड के कारण जम सकते हैं। दोस्तों, इससे हमारे वायुमंडल हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। यह वह वायु राशि है जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। दोस्तों, यह पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि क्या वायुमंडल अगर यदि नहीं होगा हमारे पृथ्वी के ऊपर, या वायुमंडल की यह चादर नहीं होती, तो क्या होता? पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। तो चलते हैं, ये वही इंग्लिश में है दोस्तों, हमारे अंग्रेज भाइयों के लिए। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट टू एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वही बात कर रहा है, तो हमारे सराउंड में एक ह्यूज ब्लैंकेट है एयर का, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। ऑल द लिविंग बींग्स ऑन हिज अर्थ डिपेंडेड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? सारे बींग्स जो हैं, लिविंग बींग्स, जीव जंतु जो हैं, वो क्या करते हैं? इस पर डिपेंड रहते हैं, एटमॉस्फेयर पर। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रेथ द प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स। या क्या करता है? हमें सांस लेने के लिए वायु एवं क्या करता है दोस्तों? सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट, अगर ये ब्लैंकेट, ये चादर ना हो तो क्या होगा दोस्तों? हम दिन के समय क्या होंगे? जल सकते हैं। हीट सन, एलिव बाय द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी में हम जल सकते हैं। और ड्यूरिंग दैट गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, क्या हो सकता है अगर ये नहीं होगा तो? एंड फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, रात में हम क्या हो जाएंगे? बर्फ की तरह जम जाएंगे। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। ये हमने जान लिया है। इसके बाद हमारा आता है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल किन किन चीज़ों से दोस्तों मिलकर बना होता है? वायुमंडल के क्या क्या अवयव हो सकते हैं? अब हमारा ये टॉपिक है। वायुमंडल में सबसे पहले हमारा ये नाइट्रोजन होता है, जो कि 78% होता है। उसके बाद ये हमारा ऑक्सीजन होता है, जो 21% होता है। उसके बाद हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमारा ऑर्गन होता है, उसके बाद ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑर्गन हमारा 0.93% होता है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? 0.03% हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बच्ची क्या कर रही है? आपको इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रही है, इस माध्यम से देख सकते हैं आप। तो वही बात फिर इंग्लिश में, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के संगठन में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड। वही बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 78% इस तरह से ये नाइट्रोजन है। उसके बाद ये नीले रंग में, ब्लू रंग में जो है वो हमारा ऑक्सीजन का है। उसके बाद ये पीले रंग में हमारा, येलो कलर में हमारा ऑर्गन है। उसके बाद इस साइड में हमारा ये ऑल में आता है,
0.4% में हमारे अन्य सारी गैसें भी आती हैं एवं 0.3% में हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस आता है। तो ये हमारा वायुमंडल का कंपोजिशन हो गया, संगठन हो गया है, किस प्रकार से यह वायुमंडल में इन सब चीज़ों के अवयव मिले हुए होते हैं। तो इसके बारे में हमने जान लिया है। अब हम फिर आगे जानने का प्रयास करते हैं एयर सर्कुलेशन ऑफ कन्वेक्शन साइकिल। एयर सर्कुलेशन क्या होता है दोस्तों, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। सूर्य से प्रकाश आई पृथ्वी पर, पृथ्वी ने उसे ग्रहण कर लिया। अब पृथ्वी का ये लेयर गर्म हो गया दोस्तों। अब गर्म हवा क्या होती है दोस्तों, गर्म हवा जब गर्म होती है उसके बाद वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है और वह ऊपर उठने लगती है। वह इस प्रकार से ऊपर उठने लगती है और ऊपर में बहुत ऊपर जाने पर हमारी ठंडी लेयर होती है, वायु की ठंडी लेयर होती है, जो क्या करती है, नीचे आती रहती है, इस प्रकार से नीचे आती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलते रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम, संवहनीय चक्र बोलते हैं या कन्वेक्शन साइकिल इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की हो जाने के बाद वह ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा भारी होती है जो कि नीचे आती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, संवहनीय चक्र या कन्वेक्शन साइकिल बोलते हैं। तो इसके बाद कन्वेक्शन साइकिल आप देख सकते हैं, जब वायु गर्म होती है तो वह फैलकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन एवं भारी होती है, इसलिए वो नीचे रहने की प्रवृत्ति करती है। हमने बताया आपको कि गर्म वायु के ऊपर उठने के आसपास ठंडी क्षेत्रों वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। वही बात होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं लो प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर में या नीचे आता है और लो प्रेशर में क्या होता है, वायु ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये ट्रोपोस्फेयर, ये हमारा ग्राउंड है। तो ये हमारा संवहनीय चक्र, वायु चक्र आप 7th के लेवल में पढ़ते हैं और जब इसको हम कंपटीशन लेवल में ऊपर की ओर पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संवहनीय चक्र। उसको क्या बोलते हैं, संवहनीय चक्र। ये संवहनीय चक्र हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, तो हम इसको संवहनीय चक्र ही बोलेंगे, संवहनीय चक्र। तो ये हमारा कन्वेक्शन साइकिल हो गया। एयर सर्कुलेशन, हवा का वितरण किस प्रकार से होता है दोस्तों, हवा किस प्रकार से चलती है, ये भी हमने जान लिया। इसके बाद हमारा आता है भूमंडलीय तपन। ये क्या होता है दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं आज, किस प्रकार से ये होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी का, एक मिनट, ये हमारा दोस्तों पृथ्वी का लेयर है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी की क्या है, वायुमंडल है। इस प्रकार से आप ये क्या है, वायुमंडल है, इस प्रकार से। तो ये जब वायुमंडल है दोस्तों तो फिर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पे आता है, इस ऐसे करके इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर। सूर्य के प्रकाश का दोस्तों क्या होता है, तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वो हाई होता है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति दोस्तों, सॉरी, इसका जो होता है वेवलेंथ लो होता है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य निम्न होता है तथा आवृत्ति एवं इसका एनर्जी जो होता है, ऊर्जा, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी जो होता है वह उच्च होता है। दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को हम क्या बोलेंगे, सूर्य की विकिरणें। क्या बोलेंगे, सूर्य की विकिरणें, सूर्य की विकिरणें। तो सूर्य की जो विकिरणें होंगी दोस्तों उसकी क्या होगी, तरंगदैर्घ्य जो होगी, वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ उसकी हाई हो लो होगी दोस्तों, तथा
एनर्जी और उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगा वह हाई होता है। तो जब यह पृथ्वी पर आती है तो क्या करती है, पृथ्वी इसको ग्रहण कर लेती है। पृथ्वी इसको क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। ग्रहण करने के बाद क्या हो जाती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है दोस्तों। जब पृथ्वी पर ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, जब पृथ्वी में एनर्जी ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, पृथ्वी फिर से उस एनर्जी को रिड्यूस करने लगता है दोस्तों, अपने से उस ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगती है पृथ्वी। तो जब यह पृथ्वी ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगती है तो दोस्तों इस प्रकार से ऊर्जा इससे निकलने लगती है। अब वायुमंडल में क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल में GHG गैस होता है दोस्तों, GHG होता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैस आते हैं। ये हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब जो ये हमारी पृथ्वी की विकिरणें होंगी, ये सूर्य की विकिरणें थी जो सूर्य से आ रही थी ऊर्जा। अब ये पृथ्वी की विकिरणें हैं, ये पृथ्वी से वो निकलने वाली ऊर्जा है। इसकी क्या होगी दोस्तों, तरंग दैर्घ्य जो होगी, वेवलेंथ जो होगी वो हाई होगी, एवं इसका क्या फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होगी, और ऊर्जा जो होगा, एनर्जी इसका क्या होगा, लो होगा। जिसके कारण क्या करती है, ये GHG गैस जो होती है यह क्या करती है, इसको रोक लेती है अपने तरफ, इसके कुछ भाग को ऊपर निकलने देती है इस प्रकार से, एवं कुछ अधिकांश भागों को यह रोक लेती है और फिर से यह पृथ्वी की ओर इस प्रकार से इसको मूव करने के लिए बाध्य कर देती है। जिससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी का तापमान हमें धरातल का तापमान हमेशा बना हुआ रहता है। अगर दोस्तों ये GHG गैस ना हो तो क्या होगा, दिन के समय बहुत ही गर्मी होगी, एवं रात होते ही वह जितनी गर्मी होगी रात होते ही उतनी ठंडी हो जाएगी। जिसके कारण क्या होगा, अगर मान लीजिए दिन के समय हमारे यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर होता है और रात के समय यदि यहाँ पे -40 डिग्री पर टेम्परेचर चला जाए तो क्या होगा दोस्तों, जीवन अब असंभव हो जाएगा। -50 डिग्री पर तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ये GHG गैस जो होती है वह क्या करती है, इस वायुमंडल के द्वारा धरातल पर जीवन रहने के लिए संतुलन बनाए हुए रखती है इस प्रकार से। तो यह GHG हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ग्रीन हाउस गैस जो है वह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब जो हम क्या करते हैं दोस्तों, नए नए फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं, इसके कारण क्या होता है, GHG गैस में वृद्धि हो रही है। अब इस GHG गैस में वृद्धि हो जाने के कारण क्या करती है, थोड़ी सी भी जो ऊर्जा यहाँ से पार हो रही थी उसको वह पार होने नहीं देती है, और यह क्या करती है, इसको इसी क्षेत्र में रख लेती है सारी ऊर्जाओं को। जिसके कारण क्या होता है, विश्व तपन हो जाता है। पृथ्वी पर क्या होगा, तापमान बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस के बढ़ जाने से क्या हो रहा है, पृथ्वी पर ताप अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार से ये विश्व तपन को हमने समझने का प्रयास किया है। तो ये विश्व तपन है दोस्तों कि वातावरण में छोड़ी गई, दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, तो वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस के निकलने वाली गर्मी को फंसाकर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। वही बात है दोस्तों, हमने समझाया कि ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है वह पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को क्या करती है, रोक लेती है, अपने अंदर में फंसा लेती है, उसको बाहर नहीं निकलने देती है। जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव पैदा होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। उसके बाद जब फैक्ट्रियों के धुएं एवं कार के धुएं के कारण ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ जाता है। हमने बताया दोस्तों कि इसके कारण जब ग्रीन हाउस गैस का स्तर जो है सो वह जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो वह बरकरार रखी गई गर्मी धरती के तापमान को बढ़ा देती है। जो कि धरती के लिए ज़रूरत होता है तापमान, उससे क्या होता है, तापमान अधिक हो जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले सूर्य से यहाँ पे इस प्रकार से प्रकाश आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इस प्रकार से गया, फिर इस प्रकार से ये लौट कर आ गया। तो इसी क्षेत्र में ये ग्रीन हाउस जो गैस जो है वो इस प्रकार से इस क्षेत्र में तापमान को हमेशा अधिक से अधिक बनाए हुए रखती है, जिसे क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तपन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग वही इंग्लिश में है हमारे अंग्रेज भाई के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएटेड ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वह एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं,
पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा को रोक कर क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। उसके बाद व्हेन द लेवल, जो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का जब लेवल इंडस्ट्रीज फैक्ट्री स्मोक के कारण, फ्यूम्स के कारण क्या करती है, जब बढ़ जाती है तो वह टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है दोस्तों। वही बात है। तो हमने इस प्रकार से उच्च स्तर में हमने बृहत जगहों पर हमने इस ग्लोबल वार्मिंग को समझने का प्रयास किया, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। इसके बाद हम वायुमंडल की अब संरचना के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से है। तो वायुमंडल के सबसे निचली लेयर जो होती है, पृथ्वी के सटे हुए लेयर, उसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद बाह्य वायुमंडल होता है एवं उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले ये हमारा क्या है, यह क्षोभ मंडल है। उसके बाद ये जो है वह हमारा क्या बोलते हैं, समताप मंडल है। ये हमारा मध्य मंडल है। ये हमारा बाह्य वायुमंडल है। उसके बाद ये हमारा क्या है, बहिर्मंडल है। तो इस प्रकार से ये हमारा वायुमंडल की संरचनाएं हैं। ये हमारा इंग्लिश में है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। मध्य मंडल को मीजोस्फेयर बोलते हैं। इसको थर्मोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और एक्सोस्फेयर को हम बहिर्मंडल बोलते हैं। तो ये हमारा है दोस्तों, यह ऊंचाई है। इस प्रकार से सबसे पहले ये हमारा, ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, ये तापमान को दर्शा रहा है। ये तापमान को दर्शा रहा है। ये जो रेखा है हमारे पास इसमें बनाया हुआ, यह रेखा, यह तापमान को दर्शाता है दोस्तों। तो यह जो हम एटमॉस्फेयर को हमने, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को हमने जो विभाजित किया है इस 5 भाग में, ये किसके आधार पे किया है दोस्तों, टेम्परेचर के आधार पर हमने इसे बांटने का प्रयास किया है। क्लास 7th में आपका टेम्परेचर के अनुसार इसको बांटने का प्रयास किया है। यदि आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, सीएससी का जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जब उसकी आप तैयारी करते हैं, तो आप बड़े बड़े टीचर के, बड़े बड़े फैकल्टीज़ का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें आपको टीचर लोग बताएंगे कि इसको 2-3 प्रकार से और विभाजित किया जाएगा। तो ये हमारा तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के हिसाब से इसको हम मापते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर में देखते हैं कि ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसका तापमान क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद जब हम इसमें जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसमें हमारा ओजोन का लेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन परत होता है। तो इसमें जाकर हमारा फिर क्या होता है, तापमान घट जाता है इस ओजोन परत में। इसके बाद फिर इसमें हमारा तापमान बढ़ जाता है और इसके बाद हमारा तापमान घटते हुए चला जाता है और फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये तापमान का वितरण क्या है दोस्तों, इस लाइनिंग के द्वारा इस प्रकार से तापमान का वितरण दिखाया गया है इस मैप में। तो इस प्रकार से हमने इसको जान लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम एक एक करके इन सारे स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करेंगे। सारे मंडलों को, सारे विभाजनों को एक एक करके जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, 13 किलोमीटर तक होती है, जिसमें हम सांस लेते हैं। वायुमंडल यहाँ मौजूद होता है। लगभग मौसम की घटनाएं, सारी घटनाएं क्या होती है, इसी में होती है। कोहरा, वर्षा, ओलावृष्टि। यह मंडल समताप मंडल के नीचे होता है दोस्तों। सबसे नीचे का लेयर यही है हमारा। इसको हम एक अलग से मैप लेकर समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। उसके बाद वायुमंडल में ये सबसे पहला लेयर लेते हैं इस प्रकार से, ट्रोपोस्फेयर, ये क्षोभ मंडल हो गया। उसके बाद ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारा समताप मंडल हो गया। उसके बाद ये हमारा फिर मीजोस्फेयर हो गया।
मीजोस्फेयर ये मध्यमंडल हो गया। ये हमारा थर्मोस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। ये हमारा वायुमंडल हो गया। उसके बाद ये हमारा जो है सो बहिर्मंडल हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, एग्जोस्फेयर। तो इस प्रकार से हमारा जो है सो यह वायुमंडल का लेयर जो है सो सबसे नीचे जो है वह ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। ये लेयर जो होता है वह सबसे करीब होता है। इस लेयर में हमारा क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन का परत होता है। यह लेयर दोस्तों हमारा 0 से लगभग 13 किलोमीटर के आसपास तक होता है। उसके बाद हमारा यह स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 13 से 50 किलोमीटर के आसपास का होता है। उसके बाद हमारा ये मीजोस्फेयर यह होता है 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। उसके बाद हमारा थर्मोस्फेयर जो होता है वह 80 से 450 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है, 400 450। उसके बाद ये हमारा उसके 450 से ऊपर का भाग हमारा क्या कहलाता है, एग्जोस्फेयर कहलाता है। यह तक कहाँ तक होता है दोस्तों, तो यह भगवान की इच्छा तक, ईश्वर की इच्छा तक होता है, ये मुझे नहीं पता। तो इस प्रकार से ये हमारा पृथ्वी का जो है सो पृथ्वी के ऊपर ये वायुमंडल इस प्रकार से फैले हुए हैं। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से ये जो है क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। उसके बाद हमारा क्या है उसके बाद ऊपरी लेयर हमारा है वह समताप मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, उसके बाद का हमारा लेयर क्या कहलाता है, समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल है जो दोस्तों क्या है, वह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है तथा बादलों एवं संबद्ध घटनाओं से मुक्त होता है। इसके बाद जो होता है बादल और वर्षा की घटनाएं सारे क्षोभ मंडल में होती है, और ये समताप मंडल क्या होता है, इन सारी घटनाओं से मुक्त होता है। यह क्या होता है, हवाई जहाज। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह उड़ान में हवाई जहाज के उड़ने के लिए यह आदर्श स्थिति पैदा करती है। हवाई जहाज के उड़ने के लिए यह स्ट्रेटोस्फेयर जो है, समताप मंडल जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। इस समताप मंडल की एक और विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ओजोन गैस की लेयर होती है। ओजोन गैस क्या करती है दोस्तों, सूर्य से आने वाली जो बैगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक होती है, उसको क्या करती है, यह ओजोन की परत जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, वह क्या करती है, उस सारे रेज को अपने में अवशोषित कर लेती है। वह पृथ्वी तक आने नहीं देती है। इसके कारण क्या होता है, हम सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमारा समताप मंडल है। उसके बाद वही बात है दोस्तों, ये ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में है। इट्स एवरेज हाइट यह 13 किलोमीटर तक, इट्स ब्रीथ एक्सिस ईयर, जो हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है दोस्तों। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, जो क्या मौसमी जो सारी क्रियाएं होती है, जैसे वर्षा, फॉग, हेलस्ट्रॉम, ऑक्योर जैसे लेयर इसी लेयर में होता है दोस्तों। उसके बाद ये क्या होता है, बिलो द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, या स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे में बिलो करता है दोस्तों। उसके बाद हमारा ये स्ट्रेटोस्फेयर है, इट एक्सपेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एंड, यह क्या होता है दोस्तों, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। एंड क्या होती है, वह यह वेदर फिनोमेना सारी घटनाओं से यह क्या होती है, क्लाउड एंड वेदर फिनोमेना से यह मुक्त होती है दोस्तों। मौसमी क्रियाओं से यह फ्री होती है। यह क्या करती है, मेकिंग कंडीशन मस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, यह क्या करती है, एरोप्लेन के फ्लाइंग के लिए यह क्या करती है, आइडियल कंडीशन बनाती है, आदर्श स्थिति बनाती है। उसके बाद वन इम्पॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटोस्फेयर की एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ओजोन गैस की एक लेयर होती है, कंटेंस होता है, जो कि बहुत ही हमारे लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। उसके बाद हमारा तीसरा जो है वह मध्यमंडल है, इसको मीजोस्फेयर बोलते हैं। यह वातावरण का तीसरा भाग है। यह समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है। हमने देख लिया है इसकी ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, 50 किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो ये सारी जानकारी है मध्यमंडल की। उसके बाद हमारा आता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक ऊंचाई से बढ़ने लगता है। जब
दोस्तों नीचे से बाह्य वायुमंडल की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसके बाद जब बाह्य वायुमंडल के बाद तापमान जो है बहुत ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में अत्यधिक तीव्रता से क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है। उसके बाद यह जो होता है वह 80 से 400 साढ़े 400 किलोमीटर तक फैला होता है, हमने बता दिया। ये रेडियो संचार मदद करता है दोस्तों। हमारे रेडियो संचार जो भी होते हैं वह इसी लेयर में होते हैं, बाह्य वायुमंडल में होते हैं, इसमें होते हैं। इसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं, थर्मोस्फेयर, इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। ये सारी क्रियाएं, रेडियो संचार की क्रियाएं इसी में होती है। वास्तव में पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर क्या कर परावर्तित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा फिर इंग्लिश में है मेसोस्फेयर, इट इज द थर्ड लेयर, और यह तीसरा लेयर है एटमॉस्फेयर का। इट इज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, यह क्या करती है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ, यह 80 किलोमीटर तक फैली होती है। यह क्या करती है, वन ऑफ द लेयर वन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, यह अंतरिक्ष में जो क्या करती है दोस्तों, यह इस प्रकार से अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड को क्या करती है, उल्कापिंड को इस परत में आने से यह जल जाती है। ये सारी हमारी है, मेसोस्फेयर हो गया ये हमारा। उसके बाद ये थर्मोस्फेयर है, वही बात है, एटमॉस्फेयर राइजेस वेरी रैपिडली। इस लेयर में आने के बाद क्या होता है, वातावरण के इस लेयर में आने के बाद ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है सो वह गर्मी एनर्जी जो होता है वह टेम्परेचर वह बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद यह है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन में यह मदद करता है। वास्तव में क्या होता है दोस्तों, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, यह जो होता है रेडियो ट्रांसमिटेड हो जाता है वह अर्थ की ओर पुनः रिमूव कर दिया, रिफ्लेक्टेड बैक किया जाता है अर्थ के इस लेयर द्वारा। तो इस प्रकार से ये हमारा थर्मोस्फेयर हो गया। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बाह्य वायुमंडल बोलते हैं, इसको हिंदी में मध्यमंडल बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा बहिर्मंडल आता है, इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या बहिर्मंडल बोलते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। यह इसमें क्या होता है दोस्तों, गैस, हल्की जो गैस होती है वह ऊपर उठती है दोस्तों, आप जानते हैं। तो हल्की गैस में हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी क्या होते हैं, हल्की गैस होती हैं जो कि इसी लेयर में पाए जाते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। सबसे ऊपरी परत क्या होता है जो उसको एक्सोस्फेयर करते हैं। अपर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर बोलते हैं। दिस लेयर इज वेरी थिन एयर, इसमें क्या होता है, हवा की एक पतली परत होती है। उसके बाद लाइट गैसेज जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। जो सारी लाइट गैसेज हैं, हल्की गैसेज हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारे क्या होती है, स्पेस में यहीं से तैरती हुई नज़र आती है। तो इस प्रकार से ये हमने सारे मंडलों को पढ़ लिया, सारे लेयर के, एटमॉस्फेयर के सारे लेयर के बारे में हमने जान लिया है। तो इसके बाद अब हमारा टॉपिक आता है मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसको अब हम जानेंगे। तो मौसम क्या होता है दोस्तों, मौसम होता है विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन विवरण। ये अल्पकालीन विवरण कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे हम 1 दिन या 2 दिन की जब हम वायुमंडलीय स्थिति लेते हैं कि आज गर्मी है, कल ठंडी थी, इस प्रकार से जब हम लेते हैं 1 या 2 दिन का अल्पकालीन जब हम विवरण लेते हैं तो उसको मौसम बोलते हैं। और जब वह दीर्घकालीन लेते हैं, लगभग 35 वर्ष 36 वर्ष के आंकड़े का जब हम लेते हैं विभिन्न वायुमंडल दीर्घकालीन विवरण जब लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। अब मौसम में जैसे कि कल से आज गर्मी, कल आज से ज़्यादा गर्मी थे, तो ये मौसम हो गया। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि भारत उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। तो ये हम जलवायु बोलते हैं। यह कितने, लगभग 35-36 वर्षों 40 वर्षों तक का यह होता है। मिनिमम जो होता है वह 35 वर्षों का आंकड़ा लिया जाता है। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमारा मौसम एवं जलवायु में अंतर है। उसके बाद ये हमारा वेदर एवं क्लाइमेट, वही बात है। इंग्लिश में द शॉर्ट टर्म अकाउंट ऑफ द वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर नोन एज द वेदर। क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म जो अकाउंट है वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, वह क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। लाइक जैसे यस्टरडे वाज मोर देन हॉटर देन टुडे,
यस्टरडे जो कल जो था वह आज से ज़्यादा गर्मी थी। ये वेदर हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म अकाउंट ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर द नोन एज क्लाइमेट। जो लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम जो जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। लाइक आप जैसे देख सकते हैं इंडिया हैज़ सम ट्रॉपिकल टाइप ऑफ, भारत का जो है वह क्लाइमेट कैसा है, वह सब ट्रॉपिकल का क्लाइमेट है, उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो इस प्रकार से ये हमारा जलवायु एवं मौसम में ये हमने अंतर जान लिया है। उसके बाद हमारा जो अगला है वह टॉपिक है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब क्या क्या हो सकते हैं, हमने जान लिया कि जलवायु एवं मौसम क्या होते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं, वह एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं, वायुमंडलीय स्थिति होते हैं। तो ये वायुमंडलीय स्थिति क्या क्या हो सकते हैं, वायुमंडलीय स्थिति को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वायुमंडलीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें हमारा तापमान जो है, टेम्परेचर, उसके बाद ये वायुदाब, हवा, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वह क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। वे सारी चीज़ें क्या करती है, वायुमंडलीय स्थिति को प्रभावित करती है। तापमान, वायुदाब, हवा, आर्द्रता। अब हम इन चीज़ों को फिर से एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम तापमान में जानेंगे कि तापमान क्या होता है दोस्तों। यह वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। कि वायु में ताप एवं शीतलता, गर्मी एवं ठंडी का जो परिणाम होता है उसको क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। अब तापमान जो होता है वह एक निश्चित शब्द के द्वारा, निश्चित क्रिया द्वारा क्या होती है, वह प्रभावित होती है। यह क्या होता है दोस्तों, इसको आतपन बोलते हैं। आतपन, आतपन आप नाम से जान रहे होंगे, आ अलग कर दीजिए ये, और ये तपन, आतपन, तपना दोस्तों, इस प्रकार से यह शब्द बना हुआ है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली किरणें जिसको ऊर्जा, वह जिसे ऊर्जा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा इसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। सूर्य से जो भी ऊर्जाएं आ रही है, अगर उसे पृथ्वी रोक लेती है तो वह आतपन कहलाती है। अब आतपन किस प्रकार से प्रभावित करता है तापमान को दोस्तों, तो यही आतपन जो है वह क्या होता है, भूमध्य रेखा पर होता है दोस्तों। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ का तापमान अधिक होता है। एवं ध्रुवों पर जैसे ही हम बढ़ने लगते हैं तो ध्रुवों पर ये सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, अर्थात उसका तापमान भी कम होता है वहाँ पे। तो इस प्रकार से ये तापमान जो है वह घटते हुए जाता है। तो ये आतपन जो है वह सूर्य तापमान को क्या करता है, प्रभावित करता है। किस प्रकार से करता है, तो यह भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुव निम्न अक्षांश से जब हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो यह क्या होता है, तापमान घटते जाता है। निम्न अक्षांश क्या होता है दोस्तों, निम्न अक्षांश किसको बोलते हैं, निम्न अक्षांश पृथ्वी, जब हमारा इस प्रकार से, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा हमारा 0 डिग्री, ये ध्रुव 90 डिग्री होता है, ये ध्रुव 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा 0 डिग्री जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निम्न अक्षांश बोलते हैं, निम्न अक्षांश बोलते हैं। और जैसे ही यहाँ से हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा यह उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं और यहाँ निम्न अक्षांश की ओर बढ़ते हैं। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर दोनों तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, ताप का अंतर होता है। दोनों तरफ जब हम बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर तो तापमान में कमी होती है। तो ये आतपन होता है दोस्तों कि पृथ्वी जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश अधिक ग्रहण करती है और ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश कम ग्रहण करती है। तो ये हमारा आतपन होता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक अब ये हमारा दोस्तों ये इंग्लिश में है टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ देयर एयर नोन एज टेम्परेचर। क्या बोलते हैं दोस्तों,
हॉटनेस एवं कोल्ड वायुमंडल के गर्मी एवं ठंडी को क्या बोलते हैं, उसका टेम्परेचर बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। उसके बाद ये इंसोलेशन है हमारा, आठपन जिसको हमने बोला था उसको इंग्लिश में इंसोलेशन बोलते हैं। यह क्या होता है, बहुत ही प्रभावित करता है किसको, टेम्परेचर को, तापमान को प्रभावित करता है। इंसोलेशन इज दैट इनकमिंग सोलर एनर्जी, या सूर्य से आने वाली एनर्जी होती है, इसको क्या करता है, इनक्रिप्टेड बाय द अर्थ, जो पृथ्वी से ग्रहण करती है। उसके बाद यह किस प्रकार से इफेक्ट करती है दोस्तों, वही बात था, द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। वही बात है दोस्तों कि यह प्रभावित करती है किस प्रकार से, तो जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी होते जाती है, क्योंकि वहाँ पर आठपन कम होता है, तापमान पृथ्वी कम ग्रहण करती है। तो इस प्रकार से ये टेम्परेचर था। उसके बाद अब हमारा आता है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो ये अक्षांश है। सबसे पहले अक्षांश हमने बताया दोस्तों कि जैसे हम, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये निम्न अक्षांश हो गया। ये ध्रुव पर हमारा उच्च अक्षांश होता है। तो अक्षांश, ये जब हम निम्न अक्षांश से दोनों तरफ उच्च अक्षांश की ओर जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान घटते जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अक्षांश जो होता है वह तापमान को प्रभावित करता है। ऊंचाई प्रभावित करता है दोस्तों। हमने ऊंचाई में पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य है, इस प्रकार से ये पृथ्वी पर इस प्रकार से यह इस सूर्य का प्रकाश आ रहा है इस वायुमंडल में। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये सूर्य का प्रकाश जब फिर से इस प्रकार से लौटने का प्रयास करता है तो वायुमंडल इस प्रकार से फिर, तो इस लेयर में दोस्तों ज़्यादा गर्मी होती है, और इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, फिर ठंडी लेयर हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हवा, गर्मी वाला जो लेयर होता है वह इसी रूप में चलता रहता है, और ज़्यादा ऊंचाई होने पर यहाँ पे दोस्तों ठंडा मौसम होता है। इसी कारण आप जानते होंगे कि जो पहाड़िया इलाका है, जैसे हिमालय के लगभग चोटी पर क्या होता है दोस्तों, बर्फ़ जमा होता है। तो ये ऊंचाई होता है वह तापमान को इफेक्टिव करता है दोस्तों। समुद्र की निकटता, समुद्र से दूरी भी क्या करती है दोस्तों, तापमान को प्रभावित करती है। आप इसका उदाहरण जैसे कि मुंबई एवं दिल्ली को करके ले सकते हैं। तो दिल्ली में क्या होता है, ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन मुंबई जो है वह समुद्र के किनारे में है, समुद्र से उसकी निकटता अधिक है, इसके कारण वहाँ पर लगभग दिन एवं रात हमेशा हर एक सीजन में वह क्या होता है, हमेशा वह उसका वहाँ जो तापमान होता है वह बराबर होता है। तो यह समुद्र की निकटता जो है वह इस प्रकार से तापमान को प्रभावित करती है। उसके बाद ये हवा की धारा, हवा जिस ओर से आ रही है और जिस तरफ चल रही है, ये भी है जो वह तापमान को वह क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद यह हमारा वनस्पति जो है, यह भी तापमान को प्रभावित करती है। ये हमारी महासागर की धाराएं जो हैं, यह भी तापमान को प्रभावित करती है। तो तापमान को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हैं हमारे पास, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। ये सारे फैक्टर जो हैं वो तापमान को, टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला जो है वह वायुदाब है। अब वायुदाब को हम एयर प्रेशर को जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। कि पृथ्वी के सतह पर जब वायुदाब लगाता है तो वह वायुदाब कहलाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है दोस्तों। जहाँ कम तापमान होता है वहाँ दोस्तों वायु ठंडी होगी, स्वाभाविक बात है। इसके फलस्वरूप वहाँ क्या होता है, दाब क्षेत्र वहाँ भारी हो जाता है, वहाँ भारी दाब क्षेत्र, या इसके बाद भारी दाब क्षेत्र होता है। भारी दाब क्षेत्र, भारी वायु उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। भारी जो वायु होती है वह क्या करती है, उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। और वायु जब चलती है दोस्तों तो वह उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हमेशा चलती है। तो ये हमारी कुछ वायु की जो हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पोलर ईस्टर्लीज है, यह इस प्रकार से ध्रुवीय, पूर्वी ध्रुवीय, ये सब पोलर लोज प्रेशर, ये इस प्रकार से कुछ वायु धाराएं हैं, एयर प्रेशर हैं।
जो इस प्रकार से चलते हैं। उसके बाद अब हम हवा को जानेंगे। हवा किस प्रकार से जो है वह वातावरणीय वायुमंडलीय कंडीशन में, हमारा वायुमंडलीय स्थिति में है। उसके बाद हमारा हवा का स्थान है वह किस प्रकार से। तो हवा तीन प्रकार की हवा होती है दोस्तों। हवा तीन प्रकार की कैसे होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो है वह हमारा अस्थाई पवन है, इसको परमानेंट विंड बोलते हैं। उसके बाद ये मौसमी पवनें हैं, इसको सीजनल विंड बोलते हैं। स्थानीय पवनें हैं, इसको लोकल विंड बोलते हैं। अस्थाई पवनें क्या होती है दोस्तों, कुछ अस्थाई पवनें होती हैं जो कि फिक्स होती है कि वह इस प्रकार से इस दिशा में इस दिशा में ही चलेगी। जैसे कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। व्यापारिक पवनें जो होती है वह ट्रेडिशनल विंड जो होती है वह इस प्रकार से। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो होते हैं वह क्या होते हैं, अस्थायी रूप से। यह वर्ष भर लगातार जो होती है वह निश्चित दिशा में क्या होती है, चलती रहती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी पवन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मौसमी पवन, जिसको सीजनल विंड बोलते हैं। यह पवनें जो होती है, यह हवा जो होती है, यह विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। ऋतुओं के अनुसार यह अपनी दिशा में क्या करती है, परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि भारत में क्या होती है, मानसूनी, भारत की मानसूनी पवनें, इस प्रकार की ये मौसमी पवनें हैं। उसके बाद ये अस्थाई पवनें होती है जो कि निश्चित किसी छोटे क्षेत्र में क्या होती है, विशेष समय में चलती है। यह अस्थाई पवन होती है, यह क्षेत्र विशेष में होता है और एकदम निम्न काल में आता है, एकदम छोटे समय के लिए आता है। जैसे कि भारत के उत्तरी गर्म क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क हवा, जैसे कि इसको आप लोग लू बोलते हैं। भारत की उत्तरी जो क्षेत्र में यह गर्म एवं शुष्क हवा चलती है। स्थानीय पवनें हैं, इसको लू बोलते हैं, ये लू। तो इस प्रकार से ये हवाएं हैं। उसके बाद हमारा आर्द्रता आता है। आर्द्रता यहाँ पे, तो इस प्रकार से आज का हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। फिर हम मिलते हैं अगली चैप्टर में।